हेलो गाइस, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरा जो फर्स्ट इंटरव्यू था जापान में, जो मेरी पहली जॉब थी, उसके बारे में कैसा एक्सपीरियंस रहा। सो बेसिकली जो किस तरह का इंटरव्यू था और कैसे मैंने जॉब ढूंढी थी और यहाँ पे इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जो कि मैंने ऑब्ज़र्व किया यहाँ पे। जो भी इंडिया से कोई जापान अगर आना चाह रहा है, यहाँ पे जॉब करना चाह रहा है, या इंडिया में ही भी अगर कोई किसी जापानीज़ कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहा है या सोच रहा है जाने के, तो उसके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो सकता है कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए किसी जापानीज़ कंपनी में इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात, यहाँ पे जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सूट। सूट जापान में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में लगभग कहीं भी चल जाओ, मेनली जो इंटरव्यू होता है वो सूट में ही होता है। और यहाँ पे अगर आप किसी भी चीज़ के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, डजेंट मैटर कैसा भी काम है, छोटा बड़ा जो भी है, इंटरव्यू जो है सूट में ही होगा। सो लेट्स चेंज ये। अब अभी आपके पास सूट है तो आप रेडी हो। तो मैं अभी अपना बताता हूँ। मैंने जिस कंपनी में अप्लाई किया था, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस के लिए जॉब थी। कॉन्ट्रैक्ट बेस मीन्स जैसे इंडिया में लगा लो, मैंने रिज्यूम लगा दिया naukri.com पे। सो naukri.com फिर मेरे को बताया गया कि हाँ वहाँ पे जॉब है, तो इतनी तारीख को आ जाना इंटरव्यू, ये सारा कंटेंट है जॉब का, ये सैलरी है, जो भी है। तो ऐसे ही सिस्टम यहाँ पे भी है। यहाँ पे परमानेंट जॉब थोड़ा मुश्किल है उनके लिए जो मेरे जैसे हैं, इंडिया में स्टडी करके आए हैं, और जो यहाँ पे जो अच्छे दिमाग वाले बंदे हैं, जैसे जो जापान की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेजुएट हैं, उनके लिए इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उनको तो कंपनीज खुद ही जाके हायर कर लेती हैं। दिक्कत आती है हमारे जैसे के लिए, जो आ गए हैं गाँव से उठ के, जिन्हें किसी चीज़ का पता नहीं है और आ गए हैं जापान इंटरव्यू के लिए। सो ऐसे ही हुआ मेरे साथ भी। क्योंकि मैं यहाँ पे मैंने स्टडी नहीं करी थी, सिर्फ जापानीज़ आती थी, इतना ये मेरा प्लस पॉइंट था। जो मेरी कंपनी थी जहाँ पे मैंने रिज्यूम लगाया था, उनका कॉल आया कि भाई इतनी तारीख को वहाँ पे इंटरव्यू है, सूट पे आना और अपना कॉपी पेन साथ लेके आना, हाँ फ़ोटो लेके आना, और रिज्यूम भी लेके आना। रिज्यूम बल्कि मैंने पहले सेंड कर रखा था उन्हें, तो उन्होंने मेरे को बोला वो नहीं चलेगा। हाँ, रिज्यूम के बारे में बता दूँ आपको कि यहाँ जैसे इंडिया में होता है, मैंने तो 3-4 पेज का बड़ा सा रिज्यूम बना लिख दिया, सब कुछ जो भी मैंने जितनी भी जॉब्स करी थी इंडिया में, सब जो भी पढ़ा था, जो छोटे मोटे कोर्स करे थे, सारा लिख दिया कि बड़ा सा, मतलब जितना हो सके बड़ा सा बना दो। तो उन्होंने बोला ये रहने दो, यहाँ पे एक फॉर्मेट अभी दिखाता हूँ। एक सेकंड यार, गर्मी सी लग रही, एक सेकंड। हाँ, तो फिर यहाँ पे एक्चुअल में जो रिज्यूम होता है इस तरह का होता है। इस तरह का मीन्स एक फॉर्मेट होता है, मतलब बड़ा आसान सा फॉर्मेट। किसी भी स्टेशनरी शॉप में जाओ, आपको मिल जाएगा। शायद इंडिया के हिसाब से 50 रुपये भी नहीं लगेंगे। तो इस तरह का होता है। ये इसके दो भागों में डिवाइडेड है। एक है आपका जो आपने स्टडी करी है उसके बारे में, जैसे ये वाला है। इसमें मतलब आपने कौन सी स्कूल से पढ़े हो, कि कौन से ईयर में किया है, जो भी ग्रेजुएशन है या +2 है, जो भी है। और इसके बाद कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें इसमें डाल दो फॉर्मेट में। इस फॉर्मेट में लिख दो, कोई अलग से खुद से वर्ड में उस पर ज़रूरत नहीं है। और हाँ, हाथ से लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। बाकी प्रिंट भी कर सकते हो, और हाथ से लिखोगे, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो वो भी एक अच्छा इंप्रेशन माना जाता है यहाँ पे, कि अगर बंदा अच्छे से लिख रहा है तो हाँ अच्छा ही होगा बंदा भी। और दूसरा होता है ये
जो दूसरा इसका पार्ट है, इसमें आपका आएगा जॉब एक्सपीरियंस। अगर आप फ्रेशर हो तो आपका इसी से काम चल जाएगा। अगर आप कहीं पे भी कोई भी छोटी मोटी जॉब भी करी हो तो कोई दिक्कत नहीं, इस पे वो अपना जॉब कहाँ से कौन से ईयर से लेके कौन से ईयर तक कौन सी कंपनी में किस तरह का काम किया और जो भी है वो सारा इस पे लिख दो। इसके बारे में अगर आपको जाना हो तो एक अलग से वीडियो बना दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। सो लिख दिया मैंने, रिज्यूम भेज दिया उनको, और जी आ गया इंटरव्यू वाला दिन। चला गया मैं वहाँ पे। वो इंटरव्यू था जैसे आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट बेस पे था। कॉन्ट्रैक्ट बेस यहाँ पे सिस्टम होता है, 3-3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। पहला जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे मान लो टोटल 1 साल का है, बट वो 1 साल का नहीं देंगे आपको, क्योंकि 1 साल का दे दोगे तो अगर आप काम नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको निकाल नहीं सकते। सो यहाँ पे क्या सिस्टम है, मैक्सिमम 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं आपको। अगर आपका 3 महीने का परफॉर्मेंस सही है तो 3 महीने का और से उस पर ऐड कर देंगे, 6 हो जाएगा, वैसे 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो वैसे बढ़ता जाएगा जब तक आप वो काम है। सो कई बार पहला जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 1 महीने का या 2 का भी होता है, जो एक तरह से क्या बोलते हैं उसे, टेस्ट के हिसाब से रखते हैं बंदे को कि ये बंदा काम कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। सो मेरा जो था वो स्टार्टिंग में 2 महीने का होना था, अगर इंटरव्यू क्लियर हो जाए तो। सो इंटरव्यू में पहुंच गया मैं सूट पहन के। हाँ, और दूसरी बात, यहाँ पे शेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंटरव्यू के टाइम पे। इंडिया की तरह या किसी और कंट्री की तरह यहाँ पे बियर्ड फैशन अभी नहीं है, होगा भी कैसे, इनकी आती नहीं है, 2-3 बाल आते हैं, वो रखेंगे तो बुरे से लगेंगे। सो यहाँ पे जो शेप्ड बंदा होता है उसको अच्छा माना जाता है। और इस ऐसे मेरी तरह दाढ़ी इतनी तो रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं भी इसी में ही गया था इंटरव्यू, बाकी मैंने रखी थी लेकिन मैं शेव करके। मेरे यहाँ पे जो जापानीज फ्रेंड थे उन्होंने भी बताया, और जो कंपनी वाला था उसने बोला कि शेव करके आना अच्छे से, क्योंकि फॉरेनर बंदे हैं, कोई पता नहीं कैसे ऐसे दाढ़ी भी बनाएंगे नहीं बनाए, ऐसे मुँह उठा के आ जाएंगे, कुछ पता नहीं। तो उन्होंने पहले मेरे को वैसे बता दिया था। सो मैं भी पूरा सुबह उठ के जेलेट मार के निकल पड़ा, और जो मेरे को चाहिए थी उस टाइम पे किसी भी हालत पे। पहुंच गया मैं वहाँ पे, तो वहाँ देखा एक बंदे की वैकेंसी थी और बंदे आ गए थे 4, एक मैं, 2 लड़कियाँ और 1 लड़का, और एक ही रखना था उसमें, और वो तीनों थे जापानीज और मैं था इंडियन। सो उसी टाइम थोड़ा नर्वस हो गया कि यार मेरे को क्यों रखेंगे, ये इन्हीं को रखेंगे। सो होप थोड़ा हो गया था मैं, लेकिन मैं सोचा कोई बात नहीं, ट्राई तो करते हैं, पूरी जान लगा देंगे। और हाँ, दूसरी बात, यहाँ पे जिस कंपनी के थ्रू आप गए होते हो इंटरव्यू के लिए, उस कंपनी का बंदा भी आपके साथ जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं naukri.com के थ्रू गया हूँ, तो उसका एक स्पेशल बंदा मेरे साथ मेरे को लेके जाएगा, इंटरव्यू अंदर तक लेके जाएगा, और उसके सामने ही इंटरव्यू होगा। सो वो एक थोड़ा प्लस पॉइंट था कि कोई बंदा है साथ में, तो ऐसे आदमी को तसल्ली रहती है कि कुछ अगर हो तो ये संभाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो पहुंच गया जी मैं वहाँ, इंटरव्यू शुरू हो गए, एक एक बंदे को बुलाने लग गए वो तो मेरी बारी आई 3रे नंबर पे। सो बुलाया उसने, अंदर बैठे थे 3 आदमी। सो इंटरव्यू कुछ ज़्यादा खास नहीं था, वैसे ही पहले जैसे इंडिया में पूछते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। बट दिक्कत ये थी कि वो सारा जापानीज में बताना था, और बाकी जो इंटरव्यू थे वो तो जापानीज बंदे थे, उनके लिए तो जैसे अब मैं हिंदी बोल रहा हूँ उनके लिए तो वही है, जो भी बोल दो, जैसे मर्जी बोल दो। तो थोड़ी सी नर्वसनेस तो थी, और जो थोड़ी बहुत ज़बानी आती थी वो भी मतलब भूलने लग गया था। बट जैसे मैंने स्टार्ट करी तो धीरे धीरे फिर मैंने फ्लो पकड़ लिया, और अब तो फिर तो मैंने सोचा कि अब तो मैंने बस डंडा गाड़ ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर ऐसे ही पूछा उन्होंने, जॉब एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, तो मैंने बता दिया इंडिया में जो भी मैंने अभी तक जो जॉब करी थी, स्टडी जैसे ग्रेजुएट हूँ, वो सारा उनको बता दिया। सो इंटरव्यू तो हो गया मेरा ख़त्म, ज़्यादा देर नहीं चला, 15-20 मिनट में हो गया ख़त्म। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि भाई बोल तो तू लेता है जापानीज, लिखना भी आता है? तो उस टाइम पे मेरी ये बात है 2017 की बात है। तो उस टाइम पे मेरे को कांजीज होती हैं, जो जापानीज कैरेक्टर होते हैं। जापानीज में 3 तरह के लेटर्स होते हैं, हिरागाना, काताकाना और कांजी। वो तीनों का मिक्सचर बन के आप सेंटेंस मतलब
लिख सकते हो। जो जापानीज पढ़ते होंगे उन्हें तो शायद पता होगा। सो उस टाइम पे मेरी कांजीज इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो मैंने बोल दिया कि सर अभी हाँ थोड़ा बहुत मैं पढ़ लेता हूँ, लेकिन लिख भी लेता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि कांजीज बहुत सारी होती हैं, 2000 से भी ज़्यादा हैं, तो वो याद करते करते टाइम लग जाता है, और अगर बीच में छोड़ दो तो भूल भी जाती है। सो जैसे मैं इंडिया में था तो वहाँ पे इतना यूज़ भी नहीं था, तो इतनी ज़्यादा याद भी नहीं थी मेरे को, तो मैंने सच सच बता दिया कि भाई ज़्यादा नहीं आती, लेकिन हाँ मैं पूरी जी जान से कोशिश करूँगा और मैं जल्दी सीख लूँगा। सो वही था। और उसके बाद और वहाँ वो जॉब थी इंटरप्रिटेशन मीन्स जो जैसे मीटिंग्स होती हैं उसमें हमें इंग्लिश, जो बंदा इंग्लिश में बोल रहा है उसको हमें जापानीज़ में ट्रांसलेट करना है, कोई जो जापानीज़ में बोल रहा है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, मतलब कम्युनिकेशन बना के रखना है इन जो जापानीज़ बंदों का और जो दूसरे अमेरिकन या कोई भी और किसी और कंट्री का बंदा है। सो उस जॉब में बोलने का काम ज़्यादा था, लिखने का काम कम था। सो वो एक शायद उन्होंने सोचा होगा कि यार बोल तो ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो वो तो हो गया, उन्होंने मेरी जापानीज़ चेक कर ली, वहाँ पे एक मेरे को पेपर सा दे दिया पढ़ने के लिए, कि बोला ये पढ़ के दिखाओ क्या है, और उसके सामने इसका इंग्लिश में क्या मीनिंग है वो लिख के दे दो। सो वो तो मैंने पढ़ लिया, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। हाँ थोड़ा बहुत मैंने कुछ कांजीज थी जो मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन वो सेंटेंस के स्टार्टिंग और एंडिंग से थोड़ा बहुत वो मीनिंग समझ आ जाता है, तो मैंने जैसे तैसे करके वो लिख ही दिया। सो वो मैं दे दिया। तो उसके बाद अब उन्होंने मेरे चेक करना था इंग्लिश का, तो अभी इंग्लिश भी अभी तो खैर बोल लेते हैं, लेकिन हिंदी स्कूल से पढ़े हुए बंदे हैं तो इंग्लिश भी वो तो खैर, बट जैसे इंडिया में होता है हमें मार मार के इंग्लिश तो हमें सिखा ही देते हैं घर वाले, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, हमें इंग्लिश ही कराते रहते हैं। सो इंग्लिश भी खैर इंग्लिश में तो था थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस, तो इंग्लिश के लिए उन्होंने बोला कि अभी हमारे पास बंदा नहीं है, आपको कल या परसों में एक कॉल आएगी, उससे बात कर लेना। वो था एक इंग्लिश का इंटरव्यू जो कॉल के थ्रू होना था। सो वो कोई अमेरिकन जो नेटिव स्पीकर अमेरिकन बंदे का कॉल आना था मेरे को, तो मैंने थोड़ी होप तो छोड़ ही रखी थी, क्योंकि साथ में मेरे जापानीज़ बंदे भी थे जो इंटरव्यू के लिए थे, एक ही बंदा रखना था, तो मैंने सोचा यार इन्हीं को रखेंगे, मेरे को क्यों रखेंगे। बट कॉल आ गई वो इंग्लिश टेस्ट के लिए, तो उसने कॉल लिया, हेलो आई एम स्पीकिंग टू राजीव और समथिंग है, तो वो तो मैंने हो गया क्लियर। और उसके बाद बट उसने बोला कि हाँ भाई तेरे को बता देंगे 1-2 दिन में जॉब लगी है या नहीं लगी है, जो भी है। सो 2 दिन तक मैं वेट करता रहा, कोई कॉल नहीं आया, तो मैं सोचा यार लगता है अब नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी, आनी बनी बात। और उसके बाद कॉल आ ही गया, और भाई साहब उन्होंने बोला कि भाई ज्वाइन कर लो, जो भी डेट थी उस डेट दी थी, और भाई तो हो गया खुश। और मैं फिर घर और कॉल की कि भाई लगी जॉब लगी। सो उसके बाद हाँ, और वो जॉब थी जैसे मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो जॉब्स होती है उसकी सैलरी मंथली नहीं होती, उसकी सैलरी होती है घंटे के हिसाब से। मतलब 1 घंटे का मान लो आपको दे रहे हैं 500 रुपये, तो जो आपकी सैलरी आएगी वो आपने उस महीने में कितने घंटे काम किया वो उसके हिसाब से कैलकुलेट होके सैलरी आ जाएगी। और जो कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं उन्हें कोई बोनस नहीं मिलता है, और ज़्यादा कंपनी की तरफ से कोई ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। हाँ, और जो इंश्योरेंस होती है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, बट वो तो यहाँ पे आपकी कंपलसरी ही है, वो आपको करानी ही पड़ेगी, चाहे आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, जो भी है जो, और टैक्स वगैरह है वो सारा अपनी सैलरी से ही देना पड़ेगा। अगर परमानेंट जॉब हो तो थोड़ा बहुत उसमें फ़ायदा मिल जाता है, कंपनी उसमें से थोड़ा बहुत पे कर देती है। तो मेरा तो वो था नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे था, तो सारा उसको मेरी सैलरी से ही वो सारा डिडक्ट होना था। सो ये था मेरा जो पहला एक जॉब इंटरव्यू था उसके बारे में। और यहाँ पे जो मैंने चीज़ें ऑब्जर्व करी, जो कोई बंदा जैसे जापान आना चाह रहा है या यहाँ पे जॉब करना चाह रहा है या किसी जापानीज़ कंपनी में, तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अपीयरेंस, आप कैसे दिख रहे हो, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन यहाँ पे। और हाँ, दूसरी बात, अगर आपका टैटू वगैरह है कि बाजू में या इधर उधर टैटू बना रखा है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अभी टैटूज़ को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते लोग। मेनली अगर आप
कहीं मार्केटिंग में या हॉस्पिटैलिटी लाइन में जॉब ढूंढ रहे हो तो टैटू हो है आपके पास तो वो थोड़ी आपको दिक्कत आ सकती है। अगर बाजू बाजू में तो इंटर वाले दिन छुपा लो उसे। और दूसरा, हाँ, ऐसे ऐसे कोई कान में कुछ मत डाल के जाना, ये भी एक अच्छा इंप्रेशन नहीं होता। और शेप वेप बना के जाओ और कॉन्फिडेंट रहो कि नहीं, मैं तो बस कंपनी को पूरी जान दे देनी है अपनी, मतलब लगा देनी है, मैं मतलब कंपनी को इधर से इधर पहुंचा दूंगा, इस तरह का कॉन्फिडेंस लेके जाओ। वो तो खैर इंडिया में क्या कहीं भी चल जाओ, वो सारी चीज़ें कॉमन है, बट हाँ अपीयरेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। जो कोई भी जापान में जॉब करना चाह रहा है, सूट खरीद लो और आ जाओ यहाँ पे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मैं आपको यहाँ के बारे में अपने एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा और अपना प्यार बनाए रखो। बहुत सारे लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और जिन्होंने नहीं करा है, कभी टाइम मिले तो कर लेना। और वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट में बता देना, और कोई और चीज़ें जैसे आप जानना चाहते हो तो वो कमेंट में लिख देना। मैं आप कोशिश करूँगा कि जो मेरे को यहाँ पे जितना कुछ सीखने को मिल रहा है मैं आप सबके साथ शेयर करता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।